तो बेटे हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो अगला टॉपिक है बेटा स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस। तो देखिए इसे कई और नाम भी इस कई और नाम से भी इस हेडिंग को हम जानते हैं। तो बेटा हम लोग ये हेडिंग डिस्कस करेंगे डिटेल में स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस, राइट। स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस, स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस या बेटे इसी को हम बोल सकते हैं कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन व्हाट, या इसी को हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, है ना। तो ये है हमारा कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, राइट। तो ये कुछ जो है केमिकल रिएक्शंस, तो ये भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है बेटा वो हम समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि मोल कंसेप्ट, एएमयू और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सारे कंसेप्ट एक साथ हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस जो सबसे पहली बात जानना है बेटा, तो ये चीज़ जो है हम जो कैलकुलेशंस करते हैं स्पेशली, तो हमारे लिए पहली जो कंडीशन है ना, कंडीशन नंबर फर्स्ट, तो ये सभी एनालिसिस चलिए हम लिख दे रहे हैं। तो ये एनालिसिस में सबसे पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए, है ना। यानी ये कैलकुलेशन तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हम पहले रिएक्शन को क्या कर चुके हों, जिस रिएक्शन पर हम कर रहे हो हमें उसे पहले बैलेंस करना है। पहले उस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लें तो फिर उस पर कैलकुलेशन करें। तो पहला काम यही है। जैसे सपोज करिए कि अगर मान लीजिए मैं कोई रिएक्शन ऐसे लिखता हूँ, कल्पना करिए Eg, जैसे मैंने मान लीजिए रिएक्शन लिख दिया Mg+O2, तो ये अगर हमने बनाया यहाँ पर MgO, तो अब इस पर ये एनालिसिस नहीं हो पाएगी बेटा। देखो यहाँ ऑक्सीजन का एटम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये एनालिसिस हो नहीं पाएगी। तो पहले हम इसको बैलेंस करें, हम इसको ऐसा लिखें, इसको बैलेंस करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ट्वाइस Mg+O2, फिर जो है हम यहाँ से ट्वाइस MgO अगर लिखें, तो देखिए अब Mg का 2 एटम यहाँ पर है ना। Mg का 2 एटम यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, अभी इस पर पॉसिबल है। और जैसे अगर हम यहाँ पर एक वर्ड और बात कर लें, तो ये स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसमें लिखा गया है 2, इसके पहले कुछ नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर है एक नंबर 1, इसके पहले जो नंबर है ये है 2, तो इस सभी को यानी 2 इसका स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, O2 का स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है 1, MgO का स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है 2, तो ये सब इसके क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हैं। ये छोटी बात हम जानेंगे, ये इसके स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हैं, राइट, स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो अब जो कोर कंसेप्ट है बेटा उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, हमें क्या जानना जरूरी है। तो जैसे अगर हमारे सामने कोई भी रिएक्शन लिख दी जाए, तो उसमें हम बहुत सारे रूल बना सकें, तो उसी को हम क्या समझ लेते हैं, उसी को क्या समझते हैं हम स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस। तो मान लीजिए अब हम यहाँ इसमें बेटा एग्जाम्पल ही है। मान लीजिए हम कोई एक रिएक्शन लेते हैं, हमने मान लीजिए रिएक्शन लिया, एग्जाम्पल चलिए इसमें एक एग्जाम्पल 1 ये था, और कोई ये दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नंबर 2 पर। तो हम ले रहे हैं बेटे N2 प्लस ट्वाइस NH3
मिस्टेक हो गया बेटा, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2, मान लीजिए हमने रिएक्शन लिया N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3, N2 प्लस 3H2, वो जो है हल्का सा वहाँ पानी लग गया इसलिए वो दिखेगा कम, राइट। तो यहाँ पर बेटा मान लीजिए ऐसा कोई रिएक्शन लिखा गया है N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। तो अब दुनिया में चाहे जो भी रिएक्शन लिखी जाए, अगर वो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है तो उसमें कुछ अगर आप रूल बना सकते हैं, तो वही जो रूल बनाने की प्रक्रिया है उसी को हम इस रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस बोलेंगे। तो इसमें देखिए, इस मीन्स इसमें हमें यही पढ़ना है कि कोई रिएक्शन, जैसे चाहे ये रिएक्शन गिवन हो, चाहे ये रिएक्शन गिवन हो, कोई भी रिएक्शन दी गई हो, तो उसमें हम जो है कुछ रूल बनाएंगे, उसी को हम यहाँ स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस बोलेंगे। सेंस ये है कि इस रिएक्शन की एनालिसिस की जा रही है, राइट। तो मोटे तौर पर हम क्या देख लेते हैं, मोटे तौर पर हम ये देख लेते हैं कि भाई ये यहाँ पर इसका स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो वो क्या है, 1 है। यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कुछ नहीं लिखा गया है तो वो है 3 है। और यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। तो मीन्स ये जो नंबर है यानी 1, 3, 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब हमारे पास रूल, इसमें जो हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ से हमें एक चीज ये दिख रहा है कि 1 मोल N2, 1 मोल N2 will react with 3 मोल H2, 3 मोल H2 and it will give, when 1 mole N2 will react 3 mole H2, it gives what, 2 mole NH3, 2 mole NH3, राइट। 1 मोल, देखिए हमने जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मोल N2 है और 3 मोल H2 है, तो ये 2 मोल जो है NH3 दे रहा है। अब ये कहीं ना कहीं रूल के जैसा ही वर्क कर रहा है, तो हम इसे याद करने के लिए लिख लेते हैं, चलिए रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1, अब ये 1 2 कोई ऑर्डर नहीं है, बस ये आपको याद कराने का एक मेथड है, राइट बेटा। अब हम चाहे तो इसको ग्राम में भी बदल सकते हैं, जैसे 1 मोल N2 को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का मोलर मास है 14, तो 14 टूजा अगर हम बोल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 ग्राम, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 28 ग्राम में, मीन्स 28 ग्राम N2 विल रिएक्ट विथ, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ग्राम, है ना। हाइड्रोजन का मोलर मास 1, तो ये 6 ग्राम हो जाएगा। और अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में बेटा तो ये हो जाएगा 34 ग्राम। देखिए इन दोनों को ऐड करने पर भी ये आ गया, वैसे भी मोलर मास से अमोनिया का 17 होता है तो उसमें 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर 34 वहां पर भी आ जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये है हमारा रूल नंबर 2। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा भाई दूसरा रूल है। ये रूल 1 2 3 मैं क्यों लिख रहा हूं, बस आप इसे याद कर सकें, समझ सकें कि ये रूल के जैसा ही वर्क करता है। रूल क्या है
कि 28 ग्राम N2 will react with 6 ग्राम H2, right, 6 ग्राम H2 and it will gives what 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये रूल क्यों है, क्योंकि ये ना 20 ग्राम से कम रिएक्शन करेगा, ना ही 28 ग्राम से कम करेगा, ना ही 28 ग्राम से ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर लें, आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पार्टिकल की भी बात करेंगे, है ना। जैसे अगर हम एटम की बात करेंगे तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 1 मोल, तो 1 मोल में कितने N2 मॉलिक्यूल होंगे, तो इसका मतलब कि आवोगाड्रो नंबर के बराबर N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, चूंकि ये 1 मोल है, तो आवोगाड्रो नंबर के बराबर N2 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट, किससे रिएक्ट करेगा, यहाँ देखिए 3 आवोगाड्रो मीन्स 3 Na के बराबर H2 मॉलिक्यूल ये रिएक्ट करेगा। यानी ये Na हम पिछले 2 क्लास से बताते आ रहे हैं बेटे कि ये आवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 कितना मॉलिक्यूल देगा, मीन्स 2 आवोगाड्रो नंबर के बराबर NH3 मॉलिक्यूल देगा। अब इसमें जो भी सवाल बनते हैं, जैसे ये रूल नंबर फर्स्ट है, तो इसमें कोई 1 दे दिया गया, कोई 2 दे दिया गया तो 1 के विषय में पूछा जा सकता है, कोई 1 भी दे दिया जाएगा तो हम इस रूल से दूसरे और तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा क्या, रूल नंबर 3। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देते हैं रूल नंबर 3। अब हम ये बात रिपीट नहीं करेंगे कि ये कोई आर्डर नहीं है 1 2 3 4 का, आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं। मुझे केवल और केवल आपको समझाना है स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस बेटा हम ये करते हैं कि हमारे सामने अगर कोई भी रिएक्शन लिखी जाए, अगर ये सारे रूल हम क्विकली सोच पा रहे हैं फटाफट 1 बाई 1, तो इसका मतलब कि हमने ये हेडिंग पढ़ा है, इस हेडिंग की हमें पूरी जानकारी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बेटा, तो इस हेडिंग की कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, इसी को ही आप थ्योरी कर सकते हैं, इसी को आप रूल भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और ये बड़ा बेसिक डेवलप आपका मेंटेन करता है केमिस्ट्री का। तो देखते चलें आप इसमें और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम अब जैसा कि हम यहाँ पर इसे किसमें, इसको हम जो है AU में भी, अगर कभी क्वेश्चन में AU में दे करके AMU में दे करके फंसा रहा है U में, तो भी हम उसके लिए एक रूल बना सकते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास अगर 28 इसका मोलर मास हो रहा है, तो इसको U के रूप में यूज करें तो 28UN2 है ना। तो ये रिएक्शन किससे करने वाला है, ये रिएक्शन करने वाला है 6U, U मीन्स AMU। कल हमने जो है वो लिखा है कि 1U की वैल्यू कितनी होती है। चलिए हम यहाँ पर फिर से अगर हम यहाँ पर लिख दें तो बेटे कल हमने AMU की वैल्यू को डिसाइड किया, तो हमें पता है कि 1U इज इक्वल टू 1.66057 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये चीज है। अगर मान लीजिए कभी फंसाने के चक्कर में इस प्रकार से दे दिया 6U क्या है हमारे पास, H2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34U, ये हो जाएगा हमारे पास 34U, ये किसका बन गया, NH3 का बन गया। तो कभी इसमें से भी कोई एक आध चीज दे दे, इसको दे दे तो ये दोनों हम आराम से पता कर सकते हैं, ये दे दे तो ये दोनों हम आराम से पता कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक रूल है ना। तो चलिए हम इसको बोल देते हैं क्या, रूल नंबर 4। चलिए ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। अब इसमें जेई कहीं से भी सवाल करेगा, नीट में भी कहीं से सवाल करेगा, इसमें इस प्रकार के
रिएक्शन दे करके या उसका जो है कोई मेथड बदल करके क्वेश्चन करने का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है। हम बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, बस हमारा ये एक टॉपिक और कंप्लीट हो, फिर कंसंट्रेशन का एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसको शॉर्ट नहीं करूँगा, उसको कुछ डिटेल में, जिससे आपको शुरुआत में पढ़ने वाले बच्चों को फील आ जाए, तो वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये जब मोल कॉन्सेप्ट और फिर जो है हमारा स्टाइकोमेट्रिक एनालिसिस, एएमयू का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जो है ये स्टाइकोमेट्रिक एनालिसिस और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जब ये चारों टॉपिक को हम एक दूसरे से कनेक्ट करने लगते हैं तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चन, जेईई और नीट के क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं, राइट। तो आगे हम दूसरे भी रूल इसमें बना सकते हैं, है ना। ये कुल मिला करके ये रूल बन रहे हैं, और ये किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप बनाने में सक्षम हैं तो कहा जाएगा कि आप जो है स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो जैसे अगर हम यहाँ पर गैसियस स्टेट में अगर कोई चीज़ है तो हम गैसियस स्टेट में उसकी वॉल्यूम को भी वॉल्यूम के फॉर्म में भी अगर कोई चीज़ गिवन हो तो भी हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये 1 मोल है, तो आपको पता है कि यहाँ ये 22.4 लीटर N2 हो जाएगा, है ना। तो ये कैलकुलेशंस NTP पर, यहाँ पर आपको पता है कि ये 3 मोल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 इंटू 22.4 लीटर ये N2 है, और ये है हमारे पास H2, क्योंकि ये 3 मोल है। देखिए इसी 3 को, यानी स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट का यूज जगह जगह पर है ना। और यहाँ पर जो हमें हमारे पास बनेगा इसका वॉल्यूम, तो वो 2 इंटू 22.4 लीटर क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। तो ये सब अगर गैसियस स्टेट में है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि चलिए ये हमारे पास आ गया रूल नंबर 5। तो अब इसमें से किसी एक को यूज करना पड़ता है जब सवाल पूछा जाता है, हो सकता है कभी कभी एक से अधिक यूज करना पड़े, तो लेकिन अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस रिएक्शन के भी लिए अप्लाई हो सकती हैं, दुनिया में किसी भी रिएक्शन के लिए ये चीजें अप्लाई की जा सकती हैं। इसीलिए हमारा ये टॉपिक है स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस, है ना। तो हमने जो है ये नेक्स्ट चीज देखा, है ना। तो जैसे हम यहाँ से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो चीज गिवन है, तो अगर हम इसके लिए लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसको, ये चीज जो है हम यहाँ से अगर इसको लिख दें, तो देखो बेटे ये गिवन है, क्या गिवन है, ये यहाँ से गिवन है कि वो एक ही N2 है, मालिक्यूल का एक ही N2 है, जैसा कि अब रिएक्शन में गिवन है। तो इस वाले पोर्शन में ये क्या शो कर रहा है कि एक N2 मालिक्यूल है, ठीक है। 28U का मतलब 1 N2 मालिक्यूल, 1 N2 मालिक्यूल है ये, है ना, 1 N2 मालिक्यूल। और ये कितना है, ये है 3H2 मालिक्यूल, इसका जो वेट है 3H2 मालिक्यूल, 3H2 मालिक्यूल है। और यहाँ से अगर हम ये देखें तो ये है हमारा 2NH3 मालिक्यूल, हमें 2NH3 मालिक्यूल मिल रहा है, ठीक है, 2NH3 मालिक्यूल मिल रहा है। तो ऐसा कभी कभी जैसे उसमें जो है नंबर ऑफ मालिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, जैसे ये 3H2 है तो अब एटम तो ये 6 हो गया, बहुत छोटी बात, यहाँ 2 एटम हो गया। यहाँ पर अगर हम एटम कैलकुलेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन का 6 एटम और नाइट्रोजन का जो है वो 2 एटम, है ना। तो 6 + 2 यहाँ पर 8 एटम है। तो ऐसे भी इधर उधर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं रूल नंबर 4,
रूल नंबर 6। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी, है ना। तो जैसे हम इसमें से जो अगला रूल बना सकते हैं, अब ये चूंकि यहाँ एरो का सेंस बेटा गिब्स नहीं है ना। एरो का सेंस कहीं कहीं पर गिब्स हो सकता है। एरो का सेंस यहाँ पर सिर्फ कनेक्शन है बस, कि इन्हीं सारी चीजों से ये नीचे वाला रूल, इससे ये नीचे वाला रूल, इससे ये रूल, ये सब बन सकता है। यहाँ जैसे एरो का सेंस कभी कभी गिब्स होता है, तो गिब्स इसे नहीं लेना है, कंसेप्ट को समझना है, ठीक है बेटा। तो चलिए, जैसे एक चीज और डिस्टर्ब करता है, तो जैसे कभी कभी यहाँ हम देख लें, कभी कभी आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है तो जिसमें बच्चों का दिमाग उलझता है बेटे। जैसे इसका 1 वॉल्यूम और इसका 3 वॉल्यूम से इसका 2 वॉल्यूम मिल रहा है। अब कभी कभी बच्चा जनरली क्या सोच लेता है कि भाई अगर नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम और हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम मिल रहा है तो ये 3 1 4 होना चाहिए, लेकिन ये रूल नहीं फॉलो करेगा बेटा। बहुत क्लियरली आप फिर समझ लें, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कभी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन डिक्टो दिया गया है जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से आप समझे कि 1 वॉल्यूम N2 और 3 वॉल्यूम H2 ये मिल करके कितना वॉल्यूम NH3 का बनाएगा। तो मोटे तौर पर अगर ये 3 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, तो बच्चों के दिमाग में चलने लगता है कि आगे 4 वॉल्यूम मिलने वाला है, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये स्टाइक्योमेट्रिक एनालिसिस है, इसको हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं कि 1 वॉल्यूम अगर N2 है और 3 वॉल्यूम अगर H2 है तो 2 ही वॉल्यूम NH3 का मिलेगा। तो चलिए इसको हम लिख भी देते हैं, है ना। जैसे हमने लिख दिया 1 वॉल्यूम क्या N2, और फिर ये कितना है 3 वॉल्यूम, ऐसे भी फंसाता है 3 वॉल्यूम H2। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम किसका, NH3 का, ठीक है। तो चलिए हम इसे बोल देंगे रूल नंबर 7। तो चलिए हमने बोल दिया इसको रूल नंबर 7। मुझे लग रहा है ये बहुत सरल है। आप बार बार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें रिएक्शन को लिखें और उस रिएक्शन के विषय में इन रूल को खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें, तो आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो स्टाइकियोमेट्री से संबंधित होगा। और आपकी जानकारी के लिए बेटा मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर से ये स्टाइकियोमेट्री से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फर्स्ट चैप्टर से, और ये थोड़ा सा शुरुआत में जटिल लग सकता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत इजी भी होगा। तो स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस क्या है, तो किसी भी रिएक्शन के विषय में ये सारी चीजें कर लेना ही ये सारी एनालिसिस करना ही स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस है ना। अब मैं एक छोटी सी बात की चर्चा यहाँ पर कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन में हम लोग जरूर देखेंगे। जैसा कि इसी के साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट है लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो एक चीज की चर्चा थोड़ी सी मैं कर दे रहा हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है बेटा। तो जैसे हम देख रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट हमसे इन सारी चीजों में पूछा जा सकता है। अभी मैं केवल एक एग्जांपल, जैसे सपोज दैट हम ग्राम वाला लिमिटिंग रिएजेंट को हम केवल इस, वैसे तो सारे रूल से क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएजेंट का पूछा जा सकता है, लेकिन अभी के लिए हम केवल और केवल इसमें आपकी जानकारी के लिए केवल और केवल रूल टू से लिमिटिंग रिएजेंट को आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो इसे आप समझें। जैसे एक चीज फिक्स कर दिया गया है कि 28 ग्राम, ये है रूल नंबर 2, 28 ग्राम अगर N2 है, ठीक है बेटा, तो इससे 6 ग्राम ही H2 रिएक्शन करेगा, ना कम ना ज्यादा। अभी ये बात फिक्स हो गई, फिर से सुने, 28 ग्राम H2, सॉरी वेरी सॉरी, फिर से 28 ग्राम N2 रिएक्शन करेगा 6 ग्राम H2 से। अब ये देगा
4 ग्राम NH3। तो इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं NH3 की। इसमें जिसका अमाउंट कम हो जाएगा, मान लीजिए ये 27 ग्राम हो जाए तो N2 पहले खत्म हो जाएगा, और अगर ये पहले खत्म हो गया तो यही N2 जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये 6 ग्राम है, ये 27 ग्राम हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। अब आप खुद सोचें, मान लीजिए ये 28 ग्राम आपने लिया, इसको 5.5 ग्राम ले लिया। अब चूंकि ये इसको 6 ग्राम से कम नहीं चाहिए, इसके 28 ग्राम से, तो चलिए एक चीज हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो उसको हम लिख भी देते हैं और फिर उसको हम फिर से भी समझाते हैं एक बार। तो मान लीजिए इस वाले रिएक्शन में हमारे पास हो 27.5 ग्राम ये, और ये पूरा 6 ग्राम हो, तो इसका मतलब कि यही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हमारे लिए फिर क्या बन जाने वाला है, N2। क्योंकि N2 का चाहिए था हमको 28 ग्राम, हमारे पास है 27.5 ग्राम। ये एक छोटा सा सवाल भी हो सकता है, जैसे सवाल मैं बोल दे रहा हूं कि 27.5 ग्राम N2 रिएक्शन कर रहा है 6 ग्राम H2 से, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट बताओ। तो हम ये वाला ये रिएक्शन लिखेंगे, ये वाला रूल लिखेंगे, तो यहाँ से हम कंफर्मेशन देंगे कि 28 ग्राम ही रिएक्शन करेगा 6 ग्राम से। तो जब ये 28 ग्राम से बेटे ये कम है, तो इसका मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मुझे लग रहा है कि थ्योरी में आप इस पॉइंट को बार बार देखें, समझें, और बार बार दूसरे रिएक्शन को लिख करके ये सारे रूल आप लिखने का क्या करें, प्रयास करें। तो अगर आप ऐसा लिख ले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस पढ़ा है। और देखिए इसकी ग्लोरी इतनी अच्छी है कि इसमें से कोई एक चीज, चाहे इसको दे दे, इसको दे दे, इसको दे दे, है ना, तो हम जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड, जैसे मान लीजिए इसका अमाउंट दे दिया, तो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट हम आराम से बता सकते हैं। तो आई होप कि ये आपके बेसिक्स में थोड़ा सा बूस्ट करेगा। अभी बहुत छोटी छोटी बातों की चर्चा बेटा हम लोग कर रहे हैं एक दूसरे से, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अगली वीडियो के बाद ये चैप्टर लगभग एंड की तरफ बढ़ेगा, तो हम बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ लेंगे, राइट। तो इसे आप देखें और अपना बेसिक्स मेंटेन करें। ओके।